गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व यूएसए और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में चर्चा करेंगे कि तीसरी दुनिया के देशों के बारे में अमेरिका की क्या दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, इन देशों के प्रति अमेरिका की क्या नीतियाँ रहती है या क्यों वो नीतियाँ क्यों बनाई जाती हैं उसके द्वारा, या कह सकते हो कि तीसरी दुनिया के देशों में अमेरिका अपने प्रभाव, अपने दबाव का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है, उनको अपने प्रभाव में लेने के लिए, अपने दबाव में लेने के लिए किस प्रकार की नीतियों का संचालन कर रहा है। तो मुख्य रूप से अमेरिका की जो ये तीसरी दुनिया के देश हैं, जिसमें हम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को देशों को मान रहे हैं, उनके प्रति अमेरिका की जो नीतियां हैं बच्चों, वो इस प्रकार से रही है या रहती है। पहली तो है कि वह इन देशों में साम्यवाद के प्रचार प्रसार को पूरी तरह से रोकना चाहता है। यहाँ पर साम्यवाद बिल्कुल ही न फैले, बिल्कुल ही ये राष्ट्र साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव में न आए, यह पूरी मंशा रहती है अमेरिका की तीसरी दुनिया के देशों के प्रति नीतियां बनाने में। और उसने विभिन्न संधियों और समझौतों के द्वारा ऐसा करने का प्रयास भी किया कि यहाँ साम्यवाद का प्रचार प्रसार बिल्कुल ना हो, यहाँ से वह जड़ से साम्यवाद को नष्ट कर दे। तो रियो संधि है, ट्रूमैन सिद्धांत है, सीटो संधि है, आइजनहावर सिद्धांत है आदि के द्वारा अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों को साम्यवादी चुंगल से छुड़ाने की निरंतर कोशिशें करता रहा है। दूसरा जो तीसरी दुनिया के देशों के साथ रही है, उन पर प्रभाव बनाने की जो नीति रही है, वह रही है आर्थिक सहायता देकर। अमेरिका ने आर्थिक सहायता, अनुदान देकर भी तीसरी विश्व के देशों को अपने प्रभाव में लाने की निरंतर कोशिशें की है। जैसे ट्रूमैन सिद्धांत के तहत यूनान और टर्की को 40 करोड़ की सहायता देना, डॉलर की सहायता देना, और ईरान को 2 करोड़ 60 लाख डॉलर की सहायता देना। और रीगन प्रशासन के समय तो हर उस तीसरी दुनिया के देश की आर्थिक सहायता की गई जिन्होंने अमेरिकी हितों को तवज्जो दी या जो पूरी तरह से अमेरिकी नीतियों का समर्थन करते थे। अगला जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वह यह है बच्चों कि तीसरी दुनिया के देशों का राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अमेरिका जो सुविधा देना चाहता है वो अपने ही फ़ायदे के लिए वह करता है, परंतु उन नव स्वतंत्र राष्ट्रों को वह सैनिक गठबंधनों में, सैनिक संधियों से जोड़ते हुए उनको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का दावा करता है। तो विभिन्न सैनिक गठबंधनों और नीतियों में अमेरिका द्वारा तीसरी दुनिया के देशों को जोड़ा गया है। जैसे सीटो संधि द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को, सेंटो के द्वारा पश्चिमी एशिया के देशों को, और रियो संधि के द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर के देशों को अमेरिकी सैनिक गुटबंदियाँ जो थी उनमें शामिल किया गया है। और इसका कारण उनको राष्ट्रीय सुरक्षा देने का वादा था। अगला जो अमेरिकी नीतियाँ रही है तीसरी दुनिया के देशों के लिए बच्चों, वो पूरी तरह से इन देशों में अमेरिकी सैनिक अड्डों या बंदरगाहों को स्थापित करने की रही है। इन तीसरी दुनिया के देशों में अमेरिका सैनिक अड्डों, बंदरगाहों आदि की सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए ही वह इनको समर्थन करने वाली नीतियाँ या इनको सहायता देने वाली नीतियों को प्रोत्साहन देता है, जिससे कि ये देश अपने यहाँ पर अमेरिका को सैनिक अड्डे या बंदरगाह बनाने की इजाज़त दे दें। मुख्य रूप से यहाँ पर भी मैं उदाहरण देना चाहूँगी आपको
तो हिंद महासागर में जो डियागो गार्सिया है वह एक अहम महत्वपूर्ण सैनिक अड्डा है अमेरिका का, जिसके कारण वह एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों पर तो अपना प्रभाव बना ही रहा है, साथ ही रूस के नौसैनिक अड्डों पर भी वह यहाँ से नज़र रखने का काम कर रहा है। इसके अलावा बच्चों, मिस्र में भी एड्जियन में अमेरिका का हवाई अड्डा है, शर्म अल शेख में नौसैनिक अड्डा है, सोमालिया में बरबेरा एक जगह है, वहाँ पर भी नौसैनिक अड्डा है, पाकिस्तान में ग्वादर में बंदरगाह बनाया है अमेरिका ने, कीनिया में मोम्बासा में बनाया है, ओमान में मसीरा और मेराह में अमेरिका के बंदरगाह है। साथ ही और जो तीसरी दुनिया के देश हैं जैसे बहरीन है, जिबूती है, सऊदी अरब है, यहाँ सभी जगहों पर अमेरिका के स्थायी सैनिक अड्डे हैं। और इन अड्डों के द्वारा एक तरफ तो वह इन देशों पर अपने प्रभाव और दबाव में बढ़ोतरी कर रहा है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह साम्यवाद के विरुद्ध भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता रहता है। अगला जो नीति है अमेरिका की तीसरे विश्व के देशों के साथ, वह है बच्चों हस्तक्षेप की नीति। यानी अमेरिका पूरी तरह से इन तीसरी दुनिया के देशों को चाहता है कि वह उसकी नीतियों के अनुरूप ही काम करे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। अमेरिका के विपरीत या विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी भी नीति का समर्थन वह नहीं करे। कुल मिलाकर इस दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश की सरकारें पूरी तरह से अमेरिका के इशारे पर चले और इसके लिए उसके द्वारा आर्थिक सहायता अनुदान तो पूर्व में जैसा हमने पढ़ा दी गई, साथ ही जब इसके आर्थिक सहायता अनुदान के बाद भी देश नहीं माने तो हस्तक्षेप करके भी उसने ऐसा करने की कोशिशें की। यहाँ पर भी मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगी बच्चों, जैसे आइजनहावर सिद्धांत के तहत लेबनान के गृह युद्ध में और जॉर्डन में अमेरिका ने सेनाएं भेजी, वियतनाम के युद्ध में भी उसने भाग लिया, फिर उसने कंबोडिया में राजकुमार का तख्ता पलट करवा दिया, साथ ही ग्रेनाडा में भी उसने सैनिक हस्तक्षेप किया, निकारागुआ के बंदरगाहों में भी बारूदी सुरंगें बिछाने का काम किया। इसके अलावा जो लीबिया के नेता था कर्नल गद्दाफी, उसको भी हटाने का अमेरिका ने पुरजोर आर्थिक और सैनिक सहायता दी लीबिया को इसके लिए। साथ ही सीरिया में भी उसने हाफिज जो असद है उसको आतंकवादी घोषित कर सीरिया में भी उसने हस्तक्षेप का काम किया। पनामा में भी अमेरिकी सेनाएं भेजी और इस प्रकार हम देखते हैं कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर अमेरिका ने हस्तक्षेप की नीति के द्वारा तीसरी दुनिया के देशों को अपने प्रभाव में, अपने दबाव में लाने की कोशिशें की। अगला है कि तीसरी दुनिया के देशों के साथ जो अमेरिकी नीति रही है वह आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की भी रही है बच्चों। आर्थिक साम्राज्यवाद की कैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो निगम हैं, उनके माध्यम से अमेरिका इन देशों में आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना करने की कोशिशें कर रहा है, जिसको कि हम नव उपनिवेशवाद भी कहते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में जो है ना लूट का एक माध्यम बन गई है। यहाँ पर सस्ते श्रम, कच्चे माल यहाँ से प्राप्त करने के बाद ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने जो लाभ में हैं वो दिन दुनी और रात चौगुनी वृद्धि कर रही है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति के द्वारा भी अमेरिका इन विकासशील राष्ट्रों में अपने प्रभाव और दबाव को बढ़ाने में लगा हुआ है। आर्थिक साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद का मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगी बच्चों कि इनके द्वारा यहाँ पर इन विकासशील देशों में जो पूंजी लगाई जाती है और उसके बदले में
किस हद तक लाभ कमाया जाता है उसके बारे में मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि 55 से लेकर 1950 से 65 के बीच कई अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यूरोप में जो अपना पूंजी लगाई थी उसका उन्होंने केवल 74% लाभ कमाया, और वहीं विकासशील देशों में जो उन्होंने पूंजी लगाई थी उसका उन्होंने 264% लाभ कमाया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों कि किस हद तक आर्थिक साम्राज्यवाद की चुंगल में तीसरी दुनिया के देशों को अमेरिका ले गया है। इसके अलावा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के द्वारा भी उसकी कोशिशें इन देशों में अपने प्रभाव की स्थापना में लगी रहती है। वह इन देशों में अमेरिकी सांस्कृतिक केंद्र, अमेरिकी पुस्तकालय, अमेरिकी पत्र पत्रिकाएँ, स्कॉलरशिप योजनाएँ, वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रसारण आदि के द्वारा पूरी तरह से सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का प्रचार प्रसार करना चाहता है और इन देशों को सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के अधीन बनाने के लिए निरंतर कोशिशें करता रहता है। इसके अलावा जो तीसरी दुनिया के देशों के साथ अमेरिका दबाव की नीति भी अपनाता रहा है बच्चों, इन पर प्रभाव बनाने के लिए, दबाव डालने के लिए। जैसे 1975 में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने मेक्सिको की सरकार पर दबाव डाला कि वह अपने जो श्रम कानून हैं, श्रम कानूनों को, मजदूरों को थोड़ा संरक्षण देता है, वो बदल डाले। अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी ने, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, उसने मेक्सिको की सरकार पर दबाव डाला कि जो उसके श्रम कानून हैं जिससे कि मज़दूरों को थोड़ा बहुत संरक्षण मिल रहा है उसको बदल डाले। और जब मेक्सिको की सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया बच्चों, तो अमेरिका ने वहाँ पर अपना कारखाना ही बंद कर दिया और उसे कोस्टा रिका स्थानांतरित कर दिया, जिसके कारण कि वहाँ पर मेक्सिको के लगभग 12,000 मजदूर बेरोज़गार हो गए। तो आप देख सकते हो बच्चों कि किस तरह से अमेरिका दबाव बनाकर अपनी मनमर्जी से काम करवाना चाहता है विकासशील देशों में। दूसरा उदाहरण मैं दबाव का बताऊंगी कि चिली में जब अलेंदे की सरकार थी, अलेंदे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, की सरकार थी, तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के राष्ट्रीयकरण के लिए जो कदम उठाए गए थे, अमेरिकी कंपनियों ने अलेंदे की हत्या ही करवा दी और सरकार को ही पलट दिया, क्योंकि वहाँ पर अलेंदे उनके राष्ट्रीयकरण को इजाज़त नहीं दे रहा था, राष्ट्रीयकरण की अनुमति नहीं दे रहा था चिली में। यहाँ तक कि अलेंदे की अमेरिका ने हत्या करवा दी। आप दबाव का एक रेंज देखिए, आप दबाव की नीति का हद देखिए बच्चों, कि जब अमेरिका के हिसाब से चिली में काम नहीं हुआ तो उसने वहाँ पर वहाँ के प्रमुख की हत्या तक करवा दी। इसके अलावा भारत ने जब अणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया बच्चों, तो उसने रूस पर दबाव डाला कि वह जो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, उससे नाता तोड़ ले। तो जब रूस नाता तोड़ने की बात करेगा तो भारत दबाव में आकर अणु प्रसार संधि पर साइन कर लेगा। यह बात अलग है कि रूस ने ऐसा नहीं किया। अगली जो अमेरिकी नीति रही है तीसरी विश्व के देशों के साथ, वह है शस्त्र निर्यात के रूप में, कि अमेरिका के जो हथियार है बच्चों, वह तीसरी दुनिया के देशों को काफ़ी हथियार निर्यात करता है। आप कह सकते हो कि अधिकांशतः अमेरिकी हथियार इन देशों में ही निर्यात किए जाते हैं, जैसे इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, पाकिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका, रोडेशिया, दक्षिणी अमेरिका आदि सब विकासशील देश अमेरिकी हथियार खरीदते हैं। और आप समझ सकते हो कि अमेरिकी हथियार खरीदने की होड़ में ये विकासशील देश अपने विकास कार्यों को छोड़कर अपनी रक्षा में व्यय बढ़ाने को मजबूर हो जाते हैं। अमेरिका की नीति यह रहती है अपने हथियारों को बेचने के लिए कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा का भय दिखाकर इन देशों में अपने हथियारों को बेचने के लिए जो धन इन देशों में विकास पर लगना चाहिए
उसकी बजाय वह अपने हथियार खरीदवाने में उनको ज़्यादा उकसाता है। और अगला पॉइंट है परमाणु अप्रसार संधि, यानी इसके द्वारा अमेरिका नहीं चाहता कि तीसरी दुनिया के देश परमाणु कार्यक्रमों को जारी रखें, और यही वजह है कि वह चाहता है कि परमाणु अप्रसार संधि पर इस दुनिया के देश साइन कर ले। इसमें अभी भारत ने इसमें साइन नहीं किए हैं, और वह अमेरिका को बहुत ही खटकता है बच्चों, क्योंकि उसका मानना है कि जो ये परमाणु कार्यक्रम चलाने का काम है, जो ये परमाणु क्लब है, वह अमेरिका तक ही सीमित रहे, या जिसको अमेरिका इजाज़त दे वही परमाणु परीक्षण कर सके या करने में की प्रक्रिया अपनाए। तो परमाणु अप्रसार संधि के बहाने से वह विकासशील देशों को परमाणु कार्यक्रमों को चलाने में, परमाणु परीक्षणों को करने के लिए रोकना चाहता है। इसके साथ ही बच्चों, अमेरिका जो प्रौद्योगिकी और तकनीकी का ज्ञान है, जिसके द्वारा कि विकासशील देश अपने यहाँ पर विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, उसके हस्तांतरण को भी रोकने का काम करता है, या आप कह सकते हो रोक कर उन पर दबाव बनाने का काम करता है। जैसे यहाँ इसके द्वारा ये देश स्वावलंबी बन जाएंगे, तो अमेरिका ने इसको रोकने के लिए अमेरिका ने MTCR संधि का सहारा लिया और भारत को क्रायोजेनिक इंजन और उसकी तकनीक को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए रूस पर दबाव डाला कि वो भारत को क्रायोजेनिक इंजन नहीं दे, क्योंकि इसके द्वारा भारत विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर अग्रसर होने में एक और कदम आगे बढ़ सकता है, या बढ़ने की का वजूद रखता है। तो कुल मिलाकर उच्च तकनीक के हस्तांतरण को भी अमेरिका विकासशील देशों को नहीं देना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसके द्वारा विकासशील देश स्वावलंबी बन जाएंगे, और इसके लिए भी वह तरह तरह के दबाव बनाने की कोशिश करता है। जैसे रूस पर भारत को क्रायोजेनिक इंजन और उसकी तकनीक न देने के लिए, उसका हस्तांतरण न करने के लिए अमेरिका ने बहुत ही दबाव बनाया, और साथ ही भारत को सुपर कंप्यूटर और भारी पानी देने के अपने समझौते को तोड़ते हुए भी उसने भारत को सुपर कंप्यूटर और भारी पानी देने से भी मना कर दिया था, जबकि उसने इसके लिए भारत के साथ समझौता किया हुआ था। तो इस प्रकार बच्चों, तीसरी दुनिया के देशों के साथ जो अमेरिका की नीतियां रही है, वो कुल मिलाकर इन देशों में अमेरिकी नीतियों का प्रभाव और दबाव बनाने की रही है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये तीसरी दुनिया के देश, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरी तरह से अमेरिकी नीतियों का समर्थन करे, अपने अमेरिकी हितों को संवर्धित करे, अमेरिकी हितों को पोषित करे, और उसको ध्यान में रखते हुए ही अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों के साथ अपनी नीतियों को बनाता है, अपने संबंधों को बनाता है। कुल मिलाकर इन देशों के साथ अमेरिका का व्यवहार बिल्कुल भी सद्भावनापूर्ण, सहायतापूर्ण और सहयोगपूर्ण न होकर पूरी तरह से इनको अपने दबाव में लाने का देखा जाता रहा है। तो थैंक यू बच्चों। अगली क्लास में हम जो अपने अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।